नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 महाभारत। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। और महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो वेद व्यास। आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसमें कला का उल्लेख मिलता है? रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। रामायण, महाभारत और अष्टाध्यायी सभी में कला का उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अष्टाध्यायी में शिल्प कला को क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसमें शिल्प कला को क्या कहा गया है? चारु, ललित, कारु, उद्योग, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। अष्टाध्यायी ग्रंथ में ललित कला को चारु और जो आपकी उपयोगी कला है या फिर उद्योग वाली कला, इनको कहा गया है कारु कला। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से किसमें कला के दर्शन होते हैं? राजगृह की महादुर्ग, जोगीमारा गुफा, स्तूप, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। राजगृह का महादुर्ग, जोगीमारा गुफा, स्तूप, इन सभी में कलाओं के दर्शन होते हैं। सभी में कलाएं ही तो बनी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधार कला किसके काल में विकसित हुई? कुषाण काल, मौर्य वंश, गुप्त काल, मुगल काल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए कुषाण काल। गांधार कला कुषाण काल से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन से उर्दू फारसी ग्रंथ हैं? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। बाबरनामा, हुमायूंनामा और अकबरनामा ये सभी क्या हैं? उर्दू फारसी ग्रंथ हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किस भारतीय ग्रंथों का फारसी अनुवाद हुआ था? रामायण, महाभारत, भगवद गीता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, मुगल काल में इन सभी ग्रंथों का जो अनुवाद है, फारसी अनुवाद, वो करवाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व की समृद्धतम सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 1 और 2 दोनों। देखिए, जो आपके वेद वगैरह लिखे गए हैं ये सब वैदिक सभ्यता में, और जो वास्तुकला है, वास्तुकला के सबसे अच्छे नमूने कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। तो दोनों सभ्यताएं आपकी विश्व की समृद्धतम सभ्यताएं रही हैं। अगला प्रश्न, वेदों को किसका साधक माना गया है? वैदिक सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, सौंदर्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1 वैदिक सभ्यता का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, सर्वप्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है या फिर सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया, तो वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय दर्शन में कला को क्या कहा गया है? भारतीय दर्शन में कला को क्या कहा गया है? सत्य, शाश्वत, नित्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। भारतीय दर्शन में कला को सत्य, शाश्वत और नित्य, इन सभी नामों से, मतलब ये सारी चीज़ें भारतीय दर्शन में कला के लिए कही गई हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किसके विकास का उल्लेख मिलता है? कला, साहित्य, संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 60, 62, 64, 66। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 64। और 64 किस में मानी गई है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिए, कामसूत्र में। कामसूत्र में कलाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 64।
फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मत्स्य पुराण में किसका विवेचन किया गया है? शिल्प, कला, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। मत्स्य पुराण में शिल्प और कला दोनों का उल्लेख मिलता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, विष्णु पुराण में किसका विवेचन मिलता है? चित्रकला, शिल्पकला, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों, यानी चित्रकला और शिल्पकला दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, चित्र सूत्र में किसका विवेचन मिलता है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 3, चित्रकला। देखिए नाम में ही क्या दिया है, चित्र सूत्र, तो चित्र सूत्र में चित्रकला का विवेचन मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, काम सूत्र में रस किसका बोधक है? काम सूत्र में रस किसका बोधक है? प्रीति, रति, राग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर, नाट्यशास्त्र किससे संबंधित ग्रंथ माना जाता है? यानी नाट्यशास्त्र का संबंध किससे माना जाता है? रंगमंच, कलाएं, संगीत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। नाट्यशास्त्र मतलब ये नाटक से संबंधित है, और रंगमंच, कलाएं, संगीत, ये सभी चीज़ें नाट्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि, श्रीधर, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1, भरत मुनि। भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसी ग्रंथ में इन्होंने सबसे पहले 8 रसों की व्याख्या की थी, और नाट्य जो भरत मुनि हैं इन्होंने नाट्य से ही रस की उत्पत्ति मानी है। तो सभी पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाकी मैं जो चीज़ें आपको अलग से बताती हूँ वो भी आप लोग नोट कर लिया करें। अगला प्रश्न यहाँ पर, भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या कितनी बताई है? 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 3, 8। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, तो उन्हीं रस के 8 स्थायी भाव हैं। तो रसों की संख्या कितनी हो गई? 8। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं और 8 स्थायी भाव हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, घृणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1, रति। ये जो रस टॉपिक है इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने रस के बारे में डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन कौन से रस हैं, उनके कौन से स्थायी भाव हैं, और वहाँ पर मैंने ये भी बताया हुआ है कि कौन से रस का कौन सा प्रतीक रंग है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या माना गया है? विस्मय, भय, क्रोध, घृणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। और सभी रस के आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य कला करती है? विश्रांति, धार्मिक तुष्टि, ज्ञान अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र का प्रमुख विषय होता है? रस, सौंदर्य, कला, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, रस। नाट्यशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे रस का संबंध होता है? संवेदनाओं से, भावों से, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। संवेदनाओं और भाव दोनों से रस का संबंध होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द एक दूसरे के पूरक हैं? रस, सौंदर्य, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। कौन से शब्द एक दूसरे के पूरक हैं? तो रस और सौंदर्य। अगला प्रश्न, रस को किसका पर्याय माना जाता है? आनंद का, अनुभूति का, संयोजन का, समभाव का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 1, आनंद का। रस को किसका पर्याय माना जाता है? पर्याय यानी कि पर्यायवाची, तो आनंद का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रस सिद्धांत में किसे सर्वोपरि महत्व माना जाता है? रस सिद्धांत में किसे सर्वोपरि महत्व माना जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है?
भाव, अभिव्यंजना को, अभिव्यक्ति को, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 3, उपरोक्त दोनों। रस सिद्धांत में भाव, अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से रस शब्द के अर्थ हैं? पदार्थ का रस, आयुर्वेद रस, साहित्य रस, मोक्ष रस, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4, सभी। अगला प्रश्न, आयुर्वेद में रस का क्या अर्थ है? पदार्थ, पारद, संवेदना, आनंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, पारद। पारद यानी कि पारा, ठीक है, पारा। आयुर्वेद में पारा का इस्तेमाल किया जाता है औषधियों का निर्माण करने के लिए। फिर अगला प्रश्न, चित्र लक्षण में किस अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, प्रथम। चित्र लक्षण के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न, मानसोल्लास की रचना किसने की? सोमेश्वर, क्षेमेंद्र, भृगु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, सोमेश्वर। मानसोल्लास जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? सोमेश्वर। अगला प्रश्न, चीन में सौंदर्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन में सौंदर्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कन्फ्यूशियस, यामीन, तामून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, कन्फ्यूशियस। ध्यान रखिएगा, चीन में सौंदर्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कन्फ्यूशियस थे। और अगर ये पूछ लिया जाए कन्फ्यूशियस कहाँ से संबंधित हैं, तो चीन से। अगला प्रश्न, या फिर कन्फ्यूशियस कौन थे? तो ये दार्शनिक थे। निम्न में से कौन सा जैन सौंदर्य दर्शन का उदाहरण है? इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, इनमें से कौन जैन धर्म से संबंधित है? उदयगिरी गुफाएं, एलोरा में इंद्र सभा, खजुराहो के जैन मंदिर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। उदयगिरी की गुफाएं और एलोरा में जो इंद्र सभा गुफा है और खजुराहो में तो जैन मंदिर लिखा ही है, तो सभी ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, बौद्ध सौंदर्य दर्शन में किसका विकास हुआ था? साहित्य, कला, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, बौद्ध कला में किसका दर्शन होता है? चित्रकला, स्थापत्य कला, शिल्प कला, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। देखिए, बौद्ध कला में चित्रकला भी बनाई गई है, जो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पर आपको चित्रकला मिलेगी। स्थापत्य कला देखनी हो तो एलोरा की देख लीजिए। और शिल्प कला यानी मूर्तियाँ वगैरह, तो मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन में किसका समन्वय मिलता है? सौंदर्य, कला, धर्म, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, उपरोक्त सभी। बौद्ध दर्शन में किसका समन्वय मिलता है? तो सौंदर्य, कला और धर्म, सभी का। तो यहाँ पर सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।